जी 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्या आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है या ऐसे ऐसे जा रहा है? अगर जिगजैग है तो उस पर बहुत सारे सवाल उठेंगे। जो स्पेशली फ्रेशर्स होते हैं सर, हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड ऑल, उनके लिए जब जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं, सो इंटर्नशिप एज वेल एज रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस का कितना वेटेज होता है। कुछ अच्छे कैंडिडेट्स भी होते हैं, उनके बैक ऑफ द माइंड ये आता है, एम आई फिट फॉर दिस जॉब और नॉट। सो जी जो रिज्यूमे का पार्ट होता है सर, वो अभी जी तक एवरग्रीन बना हुआ है। जी। व्हेन इट कम्स टू रिज्यूमे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, एज अ रिक्रूटर आप क्या देखना चाहते हैं? आप एक चलते फिरता मोबाइल यूनिवर्सिटी है अपने आप में, हु इज इंस्पायरिंग मेनी मेनी यंग प्रोफेशनल्स। अभी का जो यूथ है, व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग, आई एम टॉकिंग हम्म। अबाउट ग्रूमिंग पार्ट, तो अभी थोड़ा सा यूथ जो है वो रफ एंड टफ रहना टाइप सा पसंद करते हैं। तो आजकल का जो जनरेशन में देखता हूँ वो मतलब कूल कूल एटीट्यूड है जी, कूल। अब ये कूल एटीट्यूड का मतलब है कैजुअल। हर आदमी अपने आप में ब्रांड है, और हर ब्रांड की एक टैगलाइन होती है। जी, आपकी क्या टैगलाइन है एज ए ब्रांड? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट। आई गॉट टू नो अबाउट वन बुक सर दैट यू हैव रिटन, हम्म। प्लान सी। एंड आई जी बिलीव सर, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे और बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे, वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्लान ए एंड बी, बट द बुक जो बहुत ही, जो टाइटल है सर प्लान सी, वो बहुत ही जी। एक्साइटेड करता है। किस तरीके से अपने करियर में ग्रो करेंगे, तो उसका फॉर्मूला भी है, विच इज पीवी इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू वी। तो जी। ई हो गया एक्सपीरियंस, दूसरा है वो ई है। सो हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम ऑन अनदर एपिसोड ऑफ अप टू स्किल्स, दुनिया का पहला एचआर टीपीओ पॉडकास्ट शो। एंड अप टू स्किल्स जो प्लेटफॉर्म है, दैट प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट टू गेट इंटर्नशिप एज वेल एज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स एंड जॉब सीकर्स, and for the corporates, where you may get your skilled employed through different assessments and hackathon that usually conducted by the up to skills in their platform. आज का जो एपिसोड है वो पहले के सारे एपिसोड से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो एपिसोड है उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने और सीखने को मिलेगी, इवन फॉर मी ऑल्सो, जो आप हो सकता है पहले से कुछ जानते हो, उसमें आपको वैल्यू एडिशन होगा। एंड इफ यू डू नॉट नो, देन इट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू फॉर यू, जो आप यूज करके अपने आप को इंडस्ट्री रेडी बना सकते हैं, या फिर आप इंडस्ट्री पे हैं एज अ प्रोफेशनल, देन ऑल्सो यू मे हैव वैल्यू एडिशन टू डू बेटर फॉर द इंडस्ट्री, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आज जो पॉडकास्ट शो अपना होने वाला है, इस शो पे भी हमारे जो गेस्ट हैं, such a wonderful human being, very eminent personality of industry, Mr. Sanjeev Dikshit sir, who is having more than 27 years of global experience in different industries like PepsiCo, Hindalco, Himalaya, and many more top organizations of the world. And right now, Sanjeev sir is working as CHRO, Chief Human Resource Officer at Jindal Shadid Iron and Steel. So बहुत इंटरेस्टिंग। we welcome you, sir. We welcome you in this show. थैंक यू सुमित्रा, थैंक्स फॉर अ वंडरफul introduction, and glad to be part of this podcast organized by Up to Skills. Thank you for joining us, sir. And I'm also very excited, and our viewers are very excited to listen to you, because we strongly believe we'll be getting a number of values and key insights जो हर एक प्रोफेशनल के लिए, हर एक बिगिनर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है, वुड लाइक टू मेंशन, आप एक चलते फिरता मोबाइल यूनिवर्सिटी है अपने आप में, who is inspiring many many young professionals as well as different people who are working in different industries. And it would be really good to listen to you, sir. My And pleasure. especially आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, आपने जो वर्क किया, दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट एंड बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो जी, वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव यू हियर विद अस, सर। सेम हियर सुमित्रा, थैंक यू। So, sir, with your permission, without wasting a time, can we go for the questions which I have for from some of our students as well as कुछ इंडस्ट्री पीपल भी है, कुछ प्रोफेशनल्स भी है, जो उनको कुछ क्वेरीज रहती है, कहीं पे वो लैग करते हैं, दे सीक सम ऑफ द गाइडेंस। सो अगर आपसे उसके आज इंसाइट्स मिलेंगे, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। सो विथ योर परमिशन सर, कैन वी स्टार्ट? प्लीज प्लीज, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। अपने जितने भी ऑडियंस हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, एचआर प्रोफेशनल्स और अदर प्रोफेशनल्स हैं, तो मैं भी उत्सुक हूँ कि अपने तजुर्बे के आधार पे जो भी मैं शेयर कर पाऊँ और वो उनके काम आ सके।
तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीनियर और सीजन्ड प्रोफेशनल्स के संगत में रह के सीखा है। तो सीखना तो एक निरंतर परंपरा है, और हमेशा हम स्टूडेंट माइंडसेट के तौर पे अगर रहे तो हमेशा लर्न करते रहते हैं। Great, great, sir. So, of course, kind words from you. And sir, I'm working with OP Jindal University as a ग्रेट। manager, career development center. So when it comes to our prime responsibility, it's all about making students ready for the industry. And करेक्ट। usually we get support from and guidance from people like you to श्योर। get place our student to get guidance for them so that जो industry academia का जो gap होता है सर जी। उसको थोड़ा ब्रिज कर सके एंड स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाने की प्रोबेबिलिटी को हाई कर सके। एब्सोल्युटली। दैट्स अ आपने वेरी सर इंपॉर्टेंट जॉब। ये सर एंड व्हेन इट कम्स टू यू सर आपने तो मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल को हायर किया होगा, स्टिल यू आर हायरिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट profiles for different levels starting from the entry level to top level we may say. जी। So when it comes to hiring सर अभी स्पेशली कोविड के बाद में जो थोड़ा सा हायरिंग का जो फ्लो है या जो प्रोसेस है वो चेंज हुआ, पहले कुछ और थे। सो आपने ये सारा साइकिल कुछ देखा हुआ है सर। जी। बट व्हेन इट कम्स टू एक इनिशियल स्क्रीनिंग बोल सकते हैं या जो इनिशियल प्रोसेस होता है टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द अपॉर्चुनिटी और व्हाइल अपीयरिंग इन द इंटरव्यू, सो जी। जो रिज्यूमे का पार्ट होता है सर वो अभी जी। तक एवरग्रीन बना हुआ है, जी। राइट सर? सो आईड लाइक टू आस्क सर ऑन बिहाफ ऑफ आवर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, जी। व्हेन इट कम्स टू रिज्यूमे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एज अ रिक्रूटर आप क्या देखना चाहते हैं? 2-3 थिंग्स दैट यूजुअली यू विल लुक फॉर, जिसको जान के अपना स्टूडेंट रेडी हो सके। श्योर, श्योर। सो आई थिंक इसमें दो चीजें हैं सुमित्रा, और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि सीवी जो है या रिज्यूमे जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन है किसी भी स्टूडेंट के या जॉब सीकर के बारे में एम्प्लॉयर को। तो टाइम जो एक एम्प्लॉयर या एचआर या जो भी हायरिंग मैनेजर है वो एक रिज्यूमे में जो लगाता है वो मैक्सिमम अगर मैं देखूं ऑन एन एवरेज वो 25 से 40 सेकंड इन इन वेरी वेरी ऑनेस्ट मैनर आई एम सेइंग लगते हैं। अब वो 40 सेकंड में आप किस तरीके से अपने सीवी को इन ए वेरी वेरी सिंपल मैनर बट इन ए वेरी इम्पैक्टफुल मैनर प्रेजेंट कर रहे हैं, और जब आपके पास शब्द कम हो और चीजें आप ज्यादा बताना चाहें, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उन चीजों को हाईलाइट करिए जो आपकी स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, आपकी स्ट्रेंथ। तो आपकी जो रिज्यूमे में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई वो जो रिज्यूमे है क्या चीज हाईलाइट कर रहा है। एक तो हो गया जनरल कि भाई मैंने अपना एजुकेशन डाल दिया, मैंने अपना क्वालिफिकेशन डाल दिया, मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स डाल दिए, मैंने अगर मैं एक्सपीरियंस्ड आदमी हूं तो मैंने अपने एक्सपीरियंस की क्रोनोलॉजी दे दी। लेकिन पॉइंट ये है कि अब वो जो रिज्यूमे है किस कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है, वो फ्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है, क्या वो एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए दिया जा रहा है, तो वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ही आपका रिज्यूमे आपने तैयार करना है। और अगर एक ह्यूमन बैठा हुआ है और वो देख रहा है सीवी, उसको भी अगर आप थोड़ा कॉन्टेक्सुअलाइज कर दें अपने सीवी को, वो सबसे नंबर वन है कि जो अगर आप एक्सपीरियंस तजुर्बे के लिए सीवी भेज रहे हैं तो क्या की हाइलाइट्स हैं उस रोल की, और वो जो रोल की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप अपने सीवी में किस तरीके से इनिशियल पार्ट में ही प्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि वो आखिर में जाके प्रेजेंट हो रहा हो। वो आपके शुरू के फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट दो पैराग्राफ में हाईलाइट हो जाना चाहिए। आप उसको बुलेट फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपना हाईलाइट करिए कि आपके जो कंसिस्टेंसी ऑफ जो मार्क्स हैं, चाहे वो 12th के थे या ग्रेजुएशन के थे या एमबीए किया तो एमबीए के थे, या आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसके आप मार्क्स हाईलाइट जरूर करिए कि कंसिस्टेंसी कैसी है आपकी इन टर्म्स ऑफ आपके स्कोर की। फिर आप हाईलाइट ये करिए कि भाई आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, ठीक है ना। सो टॉक अबाउट योर स्किल्स, टॉक अबाउट योर कॉम्पिटेंस, टॉक अबाउट योर सम ऑफ द अचीवमेंट्स, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ एज ए स्टूडेंट या एज ए एक्सपीरियंस पर्सन आपकी अचीवमेंट्स भी हो सकती हैं। तो जनरली मोस्टली क्या मैंने देखा लास्ट में लोग उसको लिखते हैं या बीच में कहीं लिखते हैं। ये आपकी शुरुआत होनी चाहिए कि व्हाट आर माय स्ट्रॉन्ग एरियाज, व्हाट आर आई एम गुड एट, व्हाट आर माय कोर स्ट्रेंथ्स। ये आपके नाम के बाद और आपके क्वालिफिकेशन के बाद इमीडिएटली आ जाना चाहिए, और उसको सब्सटैंशिएट करते हुए कुछ आपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप एक्सपीरियंस है तो अपने काम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आप हाईलाइट करें। काम में एक सिचुएशन आई, एक प्रॉब्लम आई, उसमें मैंने इनोवेटिव अप्रोच से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड किया, और जब मैंने सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया तो उसका ये रिजल्ट आया।
और इस रिजल्ट की वजह से ये इम्पैक्ट आया। तो ये अगर क्रोनोलॉजी में अगर आप दिखाएं बहुत शॉर्ट वे में, सिचुएशन, action taken, what is the innovation you have done, and what is the impact of that outcome of that entire action. इस फॉर्म में अगर आप दिखा रहे हैं, आपका सीवी के चांसेस जो हैं शॉर्टलिस्ट होने के लिए बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। सीवी की जो लंबाई और चौड़ाई, मतलब इन द सेंस की जो नंबर ऑफ पेजेस हो, पेजेस एंड ऑल, वो जी मैक्सिमम मैक्सिमम 1.5 से 2 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसी 1.5 से 2 पेज में आपने अपनी सारी जो चीजें हैं, जैसे मैंने बोला स्ट्रेंथ, आपकी जो कोर कॉम्पिटेंस है, आपके जो कोर कॉम्पिटेंस, स्किल्स हैं, वो हाईलाइट होके आ जाएं। बाकी जानकारी आप बाद में दे सकते हैं। एक बार शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो इंटरव्यू में आप सारी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होंगे तो फिर वो जितना आपने लिखा वो तो वेस्ट हो गया। तो ये मेरा इस एरिया में पॉइंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो वी मे से सर इट हैज टू बी क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, टू एब्सोल्युटली द पॉइंट रहे। सिंपल होना चाहिए। जी बहुत ज्यादा हाई फाई और ऑर्नामेंटल और वेरी, जैसे कि ना क्वीन इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। जी जी, सिंपल लिखें, बिकॉज सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज वेरी इफेक्टिव। एग्री एग्री सर, फुली एग्री विद दैट। सो व्यूअर्स, वी में से आप सर ने जो बताया, आपका क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, जो रिज्यूमे है थ्रू द पॉइंट होना चाहिए। एंड पेजेस को लेके बहुत बार आपको कंफ्यूजन रहते हैं, इट हैज टू बी वन पेजर और टू पेजर एंड ऑल। सो वो भी पॉइंट सर ने बहुत ही क्लियरली बताया। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो सर ने बताया, आपका जो स्ट्रेंथ एंड ऑल को किस तरीके से आपको मेंशन करना है, किस तरीके से लिखना है, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, और बहुत सारे लोग इस पे सर लैग कर जाते हैं। सो बहुत ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो इनसाइट्स है सर दैट वी गॉट फ्रॉम यू। एंड सर व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट क्वेश्चन जो रिज्यूमे पे था, रिलेटेड टू दिस ओनली सर, व्हेन इट कम्स टू रिज्यूमे, उसके बाद कई बार अभी डिफरेंट असेसमेंट्स भी होते हैं, लाइक ऑनलाइन टेक्निकल डोमेन जी। टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड के भी टेस्ट होते हैं। सो वी मे टॉक अबाउट सेपरेटली फॉर इट, बट श्योर। उसके बाद जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे वो इंटरव्यू पे आएंगे सर। सो आपने जैसे बोला रिज्यूमे पे इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट इंप्रेशन एज वेल, तो करेक्ट। इंटरव्यू के टाइम भी ये चीजें आती है सर, द जी, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन एंड ऑल। सो आई रिक्वेस्ट इस पे वी नीड योर इनसाइट्स। इंटरव्यू के बारे में आप पूछ रहे हैं। जी, द इम्पोर्टेंस ऑफ तो फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ, so, जैसे इंटरव्यू अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जा रहे हैं तो आप दो चीजें जरूर करें। इंटरव्यू के लिए तैयारी जरूर करके जाएं। जनरली क्या होता है कि हम लोग कई बार जो है तैयारी नहीं करते हैं, और उस वजह से थोड़ी सी इनिशियल जो मतलब चीजें होती हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं, है ना। इंप्रेशन जैसे आपने बताया, फर्स्ट इंप्रेशन है, या इंटरव्यू को लीड कैसे करें, क्योंकि इंटरव्यू आप डिजाइन कर सकते हैं। जनरली लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू जो है वो जो इंटरव्यूअर है वो डिजाइन करता है। नहीं, आपके आंसर से ही वो नया सवाल निकालता है। तो अगर आप उस तरीके से जवाब दें कि वो जो सवाल निकाले वो आपने उसको गाइड किया है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके लिए इसलिए तैयारी होना बहुत जरूरी है। तैयारी दो तरह की होनी चाहिए। पहली, किस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में अच्छी आप रिसर्च करें, जानकारी लें। क्या कंपनी है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या उसकी जर्नी रही है, क्या उसके वैल्यूज हैं, क्या उसका जो मेन उसके जो बिजनेस एरियाज हैं, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है, क्या उसका वर्क फोर्स है। तो एक बेसिक जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कंपनी की होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आप जो जवाब देंगे उस कॉन्टेक्स्ट में देंगे। जवाब ये नहीं होना चाहिए कि जो आपको मालूम है, जवाब ये होना चाहिए जो आपने तैयारी के आधार पर बनाए हैं अलग अलग कंपनी से। एक ही जवाब नहीं हो सकता हर कंपनी के इंटरव्यू के लिए। अलग अलग कंपनी के इंटरव्यू आप जा रहे हैं तो एक ही जवाब नहीं दे सकते आप। जवाब भी आप कस्टमाइज करते हैं बेसिस द रिसर्च यू हैव डन अबाउट द कंपनी, नंबर वन। नंबर टू, जो जॉब है, जो रोल है, उसके बारे में भी अच्छी तरीके से रिसर्च करना जरूरी है। तो ये तैयारी आपके इंटरव्यू को फर्स्ट से लेकर लास्ट इंप्रेशन जो है वो अच्छी तरीके से सुनियोजित वे में जो कर देती है। तो आपके सक्सेस जो है रेट और चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इज मच मच हायर देन इफ यू गो हाफ प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड। ठीक है। तो दूसरी चीज मैंने बताया रोल के बारे में। जो रोल है, मान लो अगर आप फ्रेशर हैं, जीटी का अगर रिक्वायरमेंट है या मैनेजमेंट जी ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है या फ्रेशर रिक्वायरमेंट है, तो फ्रेशर में भी जो मैनेजमेंट ट्रेनी रोल है उसमें वो क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्या वो देखना चाह रहे हैं आपका लर्निंग एप्टीट्यूड देखना चाह रहे हैं, क्या आपका वो जो रिसर्च और प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो आपने किया उसकी रेलिवेंसी देखना चाह रहे हैं, जो आपने मतलब एकेडमिक वे में अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसको उस मैनेजमेंट ट्रेनिंग या जीटी प्रोग्राम में कैसे इंटीग्रेट कर रही है कंपनी, वो देखना चाह रहे हैं। तो अपना थोड़ा सा होमवर्क करें। उसके लिए आप आज की डेट में मतलब इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, ठीक है ना। आप मतलब देर आर ग्लास डोर, जिससे आप कंपनी के बारे में, उसकी रेटिंग क्या है, उसके एक्स एम्प्लॉयज के बारे में, उसके बारे में पता लगे, तो उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि उस कंपनी का वर्किंग कल्चर कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। उसकी वेबसाइट्स में जाके आप उसको सारी जानकारी ले सकते हैं कंपनी के बारे में, जो मैं अभी बता रहा था।
और रोल के बारे में जनरली आप अगर एक्सपीरियंस हैं और आपको जेडी जनरली आ ही जाता है, चाहे कंसल्टेंट के द्वारा या कंपनी के डायरेक्टली द्वारा, उसको स्टडी करें और उसमें क्या क्या चीजें की है, मतलब सबसे जो मेजर एरियाज है उसके ऊपर ही फोकस रखें। जिसे कहते हैं ना 80-20 रूल, पैरेटो प्रिंसिपल जी जो हम बोलते हैं, कि आप जी जी 20% की एरियाज पर फोकस करें जो 80% आपको इम्पैक्ट दे या आउटकम दे। तो ये इंटरव्यू में भी लागू होता है, ये आपकी प्रिपरेशन जो आप करते हैं इंटरव्यू के लिए उसमें भी लागू होता है पैरेटो प्रिंसिपल। तो आप वो 20% पे ही फोकस करिए जो कि क्रिटिकल है, जो की है, और उसके लिए आप तैयारी करिए। उसके लिए अगर आपको आंसर्स लिख के भी अपने नोट डायरी में बनाने हैं वो भी करिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो अलग ही लेवल का होगा, जो कि शायद जिसने तैयारी उतनी नहीं की है उसके मुकाबले। और वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा इंप्रेशन देने का, कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है जब आप चाहे ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे मैं दे रहा हूँ अभी, या जी ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं जब आप फेस टू फेस बैठ के कर रहे हैं, उसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो आई कांटेक्ट है, आपका जो फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो कितने कंफर्टेबल हैं, कितने रीअश्योर्ड हैं, आपकी आवाज की जो टोन है वो किस तरीके से है। ठीक है ना, आप जब आंसर दे रहे हैं तो आप फंबल कर रहे हैं या आप जो है बहुत ही स्मूथ वे में अपने जवाबों को दे रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी तैयारी की है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी कम तकलीफ होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिसनिंग इंटरव्यू के दौरान, कि आप जब सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है उसको कितने ध्यान से आपने सुना और उसका जो आंसर है वो अपने दिमाग में जो तैयार किया और फिर बोला। इमीडिएटली नहीं बोलना, थोड़ा पॉज रखिए, जैसे सवाल सुनिए, कम से कम 10 से 12 सेकंड का पॉज दें अपने दिमाग में, सवाल को थोड़ा सा एनालाइज करें कि हाँ वो पूछ क्या रहा है। तो अल्टीमेटली जो मेरा जो निष्कर्ष में निकला है, और मैंने तो बहुत सारे इंटरव्यू खुद भी क्लियर किए हैं अपने बड़े बड़े सीनियर पोजीशंस पे और जूनियर पोजीशंस पे भी, और फिर इंटरव्यू लिए भी हैं। तो जी यही दोनों चीजें हम देखते हैं। क्या देखते हैं, पहले तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस कैसा है, ठीक है, उसकी तैयारी कितनी है। तो अगर जैसे आपने बोला कि हाँ मैंने कंपनी के बारे में जो है रिसर्च वगैरह रिसर्च करके की, हैं। जी और आप कुछ पॉइंट्स भी बता दें कंपनी के बारे में कि I've read about your company. This company is say 50 years old, is in जी the a particular industry, say steel industry or pharma industry, and you have these are the major brands you have a workforce, you have a spread across globe, and these are some of your values which is aligned to my values, right? So वो और फिर बोलेगा अच्छा तो ये आपने क्या किया, आपने लीड कर लिया क्वेश्चन को। वो जी पूछेगा अच्छा बताइए कौन से वैल्यूज आपने देखे हमारे वेबसाइट पे। तो बोलेंगे नहीं यार, जैसे इनोवेशन है या इंटीग्रिटी है या एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आपने कहा कि आप आपके वैल्यूज भी आप हमारी कंपनी के वैल्यूज से अलाइन होते हैं, तो कौन से वो वैल्यूज हैं जो आपके और हमारे वैल्यूज अलाइन हो रहे हैं, कोई एग्जांपल बताएं। सो आपने क्या किया, आपने जो क्वेश्चन है वो लीड कर दिया और इंटरव्यू अपने हिसाब से तैयार करना शुरू कर दिया। जी तो ये तरीके, मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया, तो ये बेस्ट तरीका है। और अल्टीमेटली अपना नेचुरल सेल्फ रखें, डोंट ट्राई टू कम अक्रॉस कि भाई आप जो है बहुत डेस्परेट है। जी जनरली क्या होता है, वो मतलब वो हर चीज में हाँ हाँ बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ मैं सर ये भी कर दूंगा, हाँ हाँ वो भी कर दूंगा, अच्छा ये भी हो जाएगा। आप जो आपके जो नेचुरल स्टाइल है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसके ऊपर अपने जवाब तैयार करें और उसी को हाईलाइट करें वाइल टॉकिंग इन ए वेरी वेरी नेचुरल मैनर। और जितना आप नेचुरल होंगे, जितना आप शो ऑफ कम करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है सहज जिसे कहते जी हैं हिंदी जी में, सहज जी रहें, कॉन्फिडेंट रहें। तैयारी अगर आपने की है तो आपके ऑलरेडी आप 40 से 50% सक्सेस की तरफ आगे हैं उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने तैयारी उतनी नहीं की। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किन एरियाज में आपको तैयारी करनी है। करनी है। जी सो सर ने जो बताया व्यूअर्स, वी में से लाइक सिंप्लिसिटी इज द रियल ब्यूटी, एंड वन ऑफ द एग्जांपल सर हमारे सामने भी है। तो जो सर हमें बता रहे हैं दैट इज नॉट ऑन वही इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। हम सर को भी देख के ऑब्जर्व करके एन नंबर ऑफ थिंग्स विच वी कैन लर्न, आई एम लर्निंग एंड आई बिलीव आप भी इसको सीख रहे हैं। सो जो पॉइंट्स आपने बताया सर, वी में से देयर हैज टू बी सम प्लान, कुछ प्लान होना चाहिए, प्रॉपर उस पर वर्क करना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सीखना समझना चाहिए। जी इंटरव्यू पे ही सर एक और एरिया रहता है जो अभी का जो यूथ है, व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग, आई एम टॉकिंग हम्म अबाउट ग्रूमिंग पार्ट। तो अभी थोड़ा सा यूथ जो है वो रफ एंड टफ रहना टाइप सा पसंद करते हैं, एंड कुछ उनके रोल मॉडल्स भी है, आइकॉन्स भी है फ्रॉम स्पोर्ट्स, फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जिनको वो थोड़ा फॉलो हम्म। भी करते हैं। सो व्हाइल अपीयरिंग इन द इंटरव्यू, वो चीजें क्या थोड़ा अफेक्ट करती है सर व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट इंप्रेशन, या फिर हम जिस टाइप का एम्प्लॉय सर्च कर रहे हैं। सो वुड लाइक टू नो अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग सर, फॉर स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। तो ग्रूमिंग इज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन अगेन, ठीक है ना। अब
अब ग्रूमिंग से ज्यादा मैं हम जो देखते हैं, और मैं तो अपनी बात ही कर सकूंगा, दूसरों के बारे में नहीं कह सकता। जी हम उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो विलिंगनेस है, उसको ज्यादा देखते हैं। कहते हैं ना, स्किल और विल दो चीजें होती हैं। जी जी हम जी विल पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, स्किल तो चलो सिखाया जा सकता है, विल नहीं ज्यादा सिखाने का स्कोप है। जी क्योंकि जितना आपके पास टाइम और टेन्योर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपका विलिंगनेस है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका दृष्टिकोण जो है वो बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है ना, आप परिश्रम से नहीं घबराते, ठीक है ना, तो वो चीजें बहुत जल्दी स्ट्राइक करती हैं, ठीक है ना। तो जी जब ग्रूमिंग की बात का मतलब ये नहीं कि आपने फॉर्मल टाई पहनी हुई है, ब्लेजर पहना हुआ है, वो मेरे लिए सेकेंडरी है। जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका अ, जो जो जितना भी उसका डिस्पोजिशन है, उसका जो लहजा है बात करने का, या उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो कितना जैसे कहते हैं ना, परिपक्व है, मेच्योर है। जी मेच्योरिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर विलिंगनेस, योर एटीट्यूड। यस सर तो अब मैंने, जैसे हम तो आईएम्स में भी गए हैं, हम लोग बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, जी आईआईटीज में गए हैं। तो आजकल का जो जनरेशन मैं देखता हूँ, वो मतलब कूल कूल एटीट्यूड है जी, कूल। अब ये कूल एटीट्यूड का मतलब है कैजुअल। मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा कैजुअलनेस हो गया, तो कूल हो गया। जी कूल का मतलब होता है कि व्हेन यू आर वेरी, एज आई सेड, ओके विथ हु यू आर, दैट इज कूल। But cool doesn't mean you just come unprepared and think that, oh, just because you are a Gen Z and millennial, uh, जी everything is okay and everything is taken for granted, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो वहां दूसरी तरफ बैठा हुआ वो मिलेनियल नहीं है। तो कूल इज गुड, बट नॉट कैजुअलनेस, ठीक है। तो कैजुअल नहीं होना है। फोकस जहां तक ग्रूमिंग की बात आ रही है, वो वैसे ही होती है कि भाई, आप जो है अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज जी एज गुड एज यू कैन से दैट यू आर डूइंग अ प्रेजेंटेशन टू अ ऑडियंस, and whether audience like that presentation is up to how you present. You can't say that, oh, जी audience is not up to mark, that's why they not like my presentation, right? Most of the time this is how you try to rationalize. So अल्टीमेट ये है कि भाई, प्रेजेंटेशन हैज टू बी, और प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो कॉन्टेक्चुअलाइज होना चाहिए। तो जैसा ऑडियंस वैसे प्रेजेंटेशन। जी अगर आप देहात में प्रेजेंट कर रहे हो तो अलग आप ठेठ लैंग्वेज बोलोगे, और अगर आप एक इंग्लिश ऑडियंस को बोल रहे हो तो आप वहाँ मतलब दूसरी तरह की लैंग्वेज से उनको समझ में नहीं आएगा। अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए जो आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो ग्रूमिंग है, आपकी जो तैयारी है, वो उसी का पार्ट है। उसमें हाउ यू आर ड्रेसअप, how you are presenting yourself, how you are creating that entire environment of two-way communication, how you are listening to others। क्योंकि हम लिसनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो, उसने सवाल सुना कि आधा सुन के जंप कर दिया उसने जवाब देने के लिए, और वो आज के जमाने में उसको कूलनेस, फिर से वही मैं बोल रहा हूँ, उसको कूलनेस जी माना जाता है। अरे कि मैं कितना जो है, मतलब कहते हैं ना, ओवर द टॉप हूँ, कहने का वो ओवर द मतलब। टॉप जी ओवर द जी टॉप नहीं चलता है, ओटीटी ठीक है, बट नॉट जी हियर, जी from a presentation standpoint. So जी point ये है कि be original, be simple, be prepared, be contextual, ठीक है ना, and at the end of the day all these things will help you to be confident, ठीक है ना। So ये जी बहुत important है। And when it comes to communication, more than you're saying, how much you are listening is also critical, because your entire saying will become more effective if you're listening very effectively. जी तो सुने ज्यादा से ज्यादा, और ध्यान से सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर अपना जवाब प्रिसाइज वे में, टू द पॉइंट वे में, और जैसे मैंने बोला 80-20 प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करते रहें, कि आपका जी आंसर जो है वो 20% चीजों के ऊपर फोकस करता हुआ हो, जिससे 80% इम्पैक्ट जो है मिले। मिले और रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी हम इंक्रीज कर सके। 100%। सो ओवरऑल सर्विंग में से जैसा देश वैसा वेश हम सुनते हैं। जी। सो एज पर द सिचुएशन, एज पर द इंडस्ट्री, एज पर द सेक्टर, इन रोम यू बिहेव लाइक रोमन्स, यस। यस सर, सो दैट वी करेक्ट। नीड टू टेक केयर ऑफ। एंड इट्स रियली गुड टू नो सर, आपने जो सिंपल वे में इन चीजों को बताया, बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं रहती है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं सर ये पॉइंट पे, कूल और ये मीन्स सबके क्या लिए है। लागू है, ये सिर्फ बिल्कुल मैं मिलेनियल्स या फ्रेशर्स या न्यू कमर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जी ये जो बात मैंने बोली कि कॉन्टेक्सुअल होना चाहिए, ये सब पे लागू है।
सभी सभी पे सर, हाँ, ये सब बिल्कुल। पे लागू है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना आपका तजुर्बा होगा, जी। एक्सपेक्टेशन भी उतनी हो जाती है। जी। है ना? जो अगला बैठा हुआ है वो बोला अच्छा ये 15 साल का तजुर्बा है, ये 10 साल का तजुर्बा है, इनके पास जी। 5 साल का तजुर्बा है, इनके पास जी। 25 साल का तजुर्बा है। जी। तो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि भैया जब वो आंसर दें कि आपने जो बात रखें सामने, तो जी। उसमें वो 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 25 साल का जो समन्वय है, सार है जी। तजुर्बे का या एक्सपीरियंस का, वो निकल के आए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज जरूर करें, और हमेशा आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो आउटकम ड्रिवन होना चाहिए, उसमें आउटकम दिखना चाहिए। जी। मैंने ये बहुत सारी चीजें की, अच्छा आउटकम क्या था? मोस्टली क्या होता है, हम लोग एक्टिविटीज गिनाना शुरू कर देते हैं। ओ, मैंने ये सर 10 चीजें की थी इस जी। रोल में, इस कंपनी में। नहीं, वो ठीक है, बट मैं भी अगर पूछता हूँ तो मैं पूछता हूँ अच्छा ये जो आपने 10 चीजें की, तो जी। उसमें से एक चीज ये बताएं जिसका बहुत जबरदस्त आउटकम निकला। और सिर्फ आउटकम निकला नहीं, वो आउटकम सस्टेन भी रहा। जी। ये मतलब कल अगर आप छोड़ दें तो भी वो आउटकम जो आपने वहां अचीव किया वो आगे भी बढ़ता रहे। तो वो बहुत क्रिटिकल है कि आउटकम ड्रिवन रिस्पॉन्स, एंड आउटकम ऑल्सो शुड बी सस्टेनेबल। वन यस टाइम सर। नहीं होना चाहिए कि जी। अच्छा आज किया और कल रिजल्ट आ गया लेकिन परसों फिर ग्राफ नीचे चला गया। सो वो सस्टेनेबल नहीं हुआ। सस्टेनेबल होना बहुत क्रिटिकल है आज के टाइम में, और हमेशा के लिए ये बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है कि भाई एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, एज अ प्रोफेशनल, whatever you are doing, how much it is sustainable, and next is how much it is scalable. सस्टेनेबल एंड स्केलेबल, ये दोनों एंड चीजें, स्केलेबल। ये बिल्कुल। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिल्कुल स्पेशली सर। फॉर एंड टॉकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड जॉब सीकर्स, जॉब प्रोफेशनल। सीकर्स। जी। एंड इवन इफ अपने जो अभी जो फ्रेशर्स हैं या जो इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले हैं सर, इफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये चीजें सुनेंगे और इसको अभी से समझ पाएंगे, सो दे विल बिल्कुल, गेट इट्स, बहुत ही बिल्कुल, बड़ा एडवांटेज रहेगा सर इनके लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज एब्सोल्युटली। सुनर और लेटर ये चीजें उनको एक्सपीरियंस करना है। उनके केस में सस्टेनेबिलिटी देखेंगे कि भी आपने जो एकेडमिक अचीवमेंट किया है वो कितना सस्टेनेबल रहा। जी। जी। 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्या आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है या ऐसे ऐसे जा रहा है? अगर जिग जैग है तो उस पर बहुत सारे सवाल उठेंगे। जी। अगर वो ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है तो उस पर कम सवाल होंगे, लेकिन एक एक मैसेज ये जा रहा है कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है इसका जो ग्रोथ रही है जी। एकेडमिक वर्ल्ड में भी, जी। या स्टूडेंट लाइफ में भी, वो भी बड़ी जी। सस्टेनेबल रही है, बड़ी कंसिस्टेंट रही है। जी। सर आपने जो ग्राफ की बात की, सो इट हैज बीन ऑब्जर्व, जो डिफरेंट टॉप कंपनीज होती है और भी में से जो ड्रीम कंपनीज होती है, स्पेशली जो जीटी या एमटी की हायरिंग करते हैं, जी, सो ये काफी बार कुछ इनिशियली एक परसेंटेज का क्राइटेरिया पुट करते हैं सर, थ्रू आउट 60 एंड अबो इन देयर एकेडमिक्स, या 70 75 वट एवर इज देयर एज पर देयर पॉलिसी एज वेल जी, एज उनका जो डिसीजन रहता है। सो क्या ये जी, वही रीजन होता है सर, कंसिस्टेंसी दे विल लुक फॉर? एब्सोल्युटली 100% सुमित्रा। बिल्कुल कंसिस्टेंसी देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है कि भाई वेदर द ग्राफ ऑफ द स्टूडेंट एज ए जीटी और एमटी फ्रेशर भी हो तो भी वो कैसे जा रहा है, क्योंकि वो सबसे पहला फिल्टर होता है एक तरह से कहा जाए तो। चलो, जी। परसेंटेज ऑफ मार्क भी एक फिल्टर होता है, वो तब होता है कि भाई जब आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो और सीवीज बहुत ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली अब और कोई तरीका ही नहीं है। आप 100 इंटरव्यूज तो कर नहीं सकते हैं। तो जी। अगर आपने उसमें से 10 निकालने हैं, 10 का तरीका तो ये होगा कि यहाँ भी कट ऑफ आप एक लेवल पे रख देंगे और उसके जी। बेसिस। बट उसके अलावा जो मेन जो क्राइटेरिया ऑफ शॉर्टलिस्टिंग या स्क्रीनिंग होता है वो होता है कि एक तो कंसिस्टेंसी हो गया उसका, जी। दूसरा होता है कि उसने जो रेलिवेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं या असाइनमेंट्स हैं या उसका डेजिटेशन है, या उसने जो भी एडिशनल जो कुछ किया है अदर देन एवरीबडी हैज डन, सो एडिशनल बहुत जरूरी है एज अ फ्रेशर, कि मैंने कोई सर्टिफिकेट किया जो कि मेरे जो वोकेशन या मेरे प्रोफेशन से बहुत ही रेलिवेंट और रिक्वायर्ड है। ठीक है ना? तो जी। वो एडिशनल जो आप करते हो ना, वो एक चीज ये मैसेज देता है इंटरव्यूअर को, कंपनी को, कि एक इनिशिएटिव है इस लड़के में या इस स्टूडेंट में, लड़का हो लड़की हो, उसमें एक इनिशिएटिव है कि उसने जो सबने किया उसके अलावा कुछ किया। जी। चाहे वो सर्टिफिकेशन हो, चाहे वो कोई मतलब इंडस्ट्री में कुछ जाके उसने एक हफ्ते का कोई प्रोजेक्ट कर लिया, या 15 दिन का कोई मतलब कोई असाइनमेंट कर लिया। ठीक है ना? कुछ उसका जी। प्रैक्टिकल, उसका एप्लीकेशन उसने क्रिएट किया। तो ये सारी चीजें हम लोग एडिशनल चीजों पे ज्यादा फिर फोकस करना शुरू कर देंगे, उसने एडिशनल क्या किया है। जो उसको बाकी से अलग बनाता है सर।
तो वो अपने आप ही जो है अलग दिखना शुरू हो जाता है कि अरे यार जी जी ये स्टूडेंट जो है वाकई कंसिस्टेंट भी है, सारा जी चीजें जो बाकी लोगों ने किया वो इसने भी किया, लेकिन अदर देन दैट ही इज ऑल्सो, और वो जरूरी नहीं उसके एकेडमिक एरिया से हो, नॉन एकेडमिक एरिया से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी मतलब एसोसिएशन क्लब का सेक्रेटरी रहा है, चाहे जी वो जी का हो या कोई डिबेट का हो, जी या फिर उसने स्पोर्ट्स में कुछ बहुत अच्छी चीजें की हैं कि उसने जी कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, कुछ मेडल्स जी मिले। तो ये जी चीजें हम देखते हैं कि भाई इज एकेडमिक ओरिएंटेड पर्सन और इज होलसम, कि इसने को करिकुलर एक्टिविटीज में भी अचीवमेंट की है, स्पोर्ट्स में जी भी अचीवमेंट की है, किसी क्रिएटिव फील्ड में भी अचीवमेंट्स की हैं। तो अल्टीमेटली पॉइंट यही रहता है कि भाई आप यूनिक कैसे हैं। अल्टीमेटली जो मैं बॉटम लाइन बोल रहा हूँ कि आपकी जी यूनिकनेस हाईलाइट हो, यूनिकनेस, ये वो बहुत एक जरूरी है। एक्स जो एक एक्स फैक्टर हाँ, होना वो चाहिए। आपका जो एक्स फैक्टर कह लीजिए, आपका यूनिक फैक्टर क्या है, वो जी यूनिक आपकी स्ट्रेंथ है बेसिकली। जी अल्टीमेटली फिर से हम स्ट्रेंथ पे आ जा रहे हैं कि आपकी जो यूनिकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका जी टैलेंट है। मतलब अल्टीमेटली जो जो आपका जो टैलेंट होता है वो आपका कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ ही होता है। जी तो टैलेंट इज नथिंग बट योर कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ। करेक्ट। कंसिस्टेंट। सो सो जी टैलेंट जो है वो आपका यूनिक क्या है, क्या यूनिक टैलेंट है। और ये जी सबके लिए लागू है, सिर्फ फ्रेशर के लिए नहीं है, ये इवन एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी लागू है। एक्सपीरियंस, भाई बिल्कुल बिल्कुल आप सर। अपने एरिया में, चाहे आप एचआर में हो, सेल्स में हो, फाइनेंस में हो, मार्केटिंग में हो, सप्लाई चेन में हो, आपकी जो जर्नी है उसमें यूनिक क्या है, ठीक है ना। जी आपने जो बाकी लोग जो कर रहे हैं उसके अलावा जो है क्या एरियाज को, जैसे कहते हैं आपका कोर कॉम्पिटेंस है क्या। यस सर, कोर कॉम्पिटेंस। जैसे जी भी मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई, आई हैव बीन ऑलवेज वेरी अनकन्वेंशनल इन फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर एनी बिजनेस प्रॉब्लम, and I जी always what you call seen myself not as a HR guy but a business guy with HR expertise. Like a sales guy is a business guy with sales expertise. So I bring HR expertise to the business, and my only one role is how to help business to grow sustainably by championing people. You can say growth agenda or people effectiveness agenda. Simple. तो यस ये सर। आपने किस तरीके से अपने आप को पोजीशन किया। तो हर आदमी अपने आप में ब्रांड है, और हर ब्रांड की एक टैगलाइन होती है, जी ठीक है ना। ठीक जी है ना, जैसे अब नाइकी का अगर है तो पता है डू इट, करेक्ट। जी तो वो उसकी टैगलाइन है। जी तो अब उसके हिसाब से जो है अ, आपकी क्या टैगलाइन है एज ए ब्रांड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने जो बताया सर सो फार बहुत ही मजा आ रहा है। और एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आप काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू ब्रिंग, जो आपका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, जो आप ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत ही इंस्पायर करता है फ्रेशर्स को एंड प्रोफेशनल्स को। बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट, आपने किया है और सबने देखा भी है। सर एज यू सेड, लाइक इंटरव्यू एंड ऑल पे हमें थोड़ा रिसर्च करना होता है, थोड़े तजुर्बे की बात की, प्लानिंग एंड ऑल की बात की। तो बीइंग अ होस्ट ऑफ दिस एपिसोड, मैंने भी आपके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करने का कोशिश किया। एंड आई अच्छा, गॉट वेरी टू नो गुड। अबाउट योर एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपीरियंस। आपने वो सारे कंपनीज पे काम किया है सर, जो बहुत सी सारे, एज एज वी आर कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग, साइंस एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, तो वो जी जो कंपनीज पे आपने वर्क किया है सर, वो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स का, नॉट ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, बट सारी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है उनके लिए भी वो ड्रीम कंपनीज में आती है। जी, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ऐसी ऐसी जगह और ऐसे ऐसे लोगों के साथ और ऐसी ऐसी कंपनी की अलग अलग चरण में थे वो, मतलब ग्रोथ की अलग अलग लेवल पे थी वो कंपनियां, जी उनके साथ काम करने का मौका मिला और बहुत सीखने को मिला। क्योंकि जी सबसे अच्छी बात है हम लोगों का मानव संसाधन में रहने का या ह्यूमन डेवलपमेंट में रहने का, कि हम लोग हमेशा जो है एक वेरी यूनिक कैपिटल के ऊपर फोकस करते हैं, विच इज ह्यूमन कैपिटल, जी क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। यस सर। इट्स नॉट लाइक अ मनी दैट ओके मनी हैज ओनली वन कलर विच इज आइदर पिंक और ग्रीन, जी राइट, और मशीन फॉर दैट मैटर। जी बट ह्यूमन इज सो यूनिक, एंड बाय वर्क while वर्किंग विद देम यू लर्न अबाउट योरसेल्फ। आप जी अपने आप को डिस्कवर करते हैं, आप अपने अपने नए नए फैसेट्स आपको अपने बारे में पता चलते हैं, जो अदरवाइज शायद लाइफ टाइम में आपको पता भी नहीं चलते। सबसे बड़ा जो अगर से एमबीए है, वो मैं काम के दौरान हुआ, क्योंकि जो वो दैट वाज रियल एमबीए इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्शन। वाह सर। दैट इज नॉट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बट दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्शन हुआ। जी और वो बहुत जबरदस्त लर्निंग है। आज तक मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। और सो काइंड ऑफ यू सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही दृष्टिकोण आप बनाए रखें,
कि भैया आता है मुझे, लेकिन whenever I go to one industry to another industry, I start from zero. जी बेसिक्स जो है ह्यूमन इफेक्टिवनेस के, चाहे आप वही बेसिक अगर आप अपने ऊपर भी लागू करें तो वो सेम है कि भाई आपने बिल्कुल बिल्कुल सर। अपने जो है अगर ग्रोथ लानी है तो चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। ठीक है जी ना, द इंटीग्रिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंस, मोर देन योर व्हाट यू कॉल टेक्निकल कॉम्पिटेंस। इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंस। ठीक है ना, तो आप यस सर। कितने इंटीग्रल हो। ठीक है ना, किसी भी सिचुएशन में यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर इंटीग्रिटी, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एथिक्स, बिकॉज देयर जी आर सो मेनी टेम्पटेशन in the corporate world. And I've seen people, what you call, compromise on their integrity with a drop of hat. ठीक है ना, just to grow on the what you call failure of others. So मतलब इंसान है तो वहाँ पॉलिटिक्स है तो वहाँ पे हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, जी लेकिन पॉइंट, आदमी उसी की इज्जत होती है लॉन्ग टर्म में जो इन फंडामेंटल्स के ऊपर हमेशा फोकस करता है, जिसको हम वैल्यूज भी कहते हैं इन सिंपल वैल्यूज। लैंग्वेज। मूल्य। जी जी मूल्य उसी का बढ़ता है जो मूल्यों पे फोकस करता है। यस सर। एंड बेसिक्स फंडामेंटल्स एंड ऑल आपने जो बताया वो चीजें चेंज होंगी नहीं, एज सर सेड। कभी नहीं होगा, सक्सेस का शॉर्टकट यूनिवर्सल कुछ है है वो, नहीं। यू हैव टू यूनिवर्सल। वर्क हार्ड। बेसिक्स फंडामेंटल्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड इट डजंट मैटर आपको कोई देख रहा है या कोई बोल रहा है एंड ऑल, इफ यू आर क्लियर विथ योर टारगेट, सो यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव इट। नहीं, आपको सब देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एज अ इंडिविजुअल इन अ कॉर्पोरेट और एनी इन अ सोसाइटी ऑल्सो, you might not realize, but everybody is observing you. यस From a सर। worker, from a janitor, from an office boy to your board member, CEO, chairman, everybody is observing you. सुपीरियर सबऑर्डिनेट हुएवर So, इज देयर। and when they're observing you, they're not looking at your CV. They are not looking at your degree. They are not looking at your what you call, how many you can say qualification you have done. They are seeing how you're conducting yourself. What is your conduct? How you're behaving? And how consistently you're behaving in a particular manner. And that is only driven by your own core values, जिसको हम नॉन निगोशिएबल बोलते हैं। जी इसमें हम निगोशिएट नहीं करते हैं बस। नहीं करते। नौकरी बिल्कुल। है नहीं है, सक्सेस है नहीं है, प्रमोशन है नहीं है, इंक्रीमेंट है नहीं है, इस पे मैं निगोशिएट नहीं करूंगा। अपने उसूलों पे कोई हाँ, समझौता हमें नहीं करना। इन्हीं की वजह से मेरे को अच्छी नींद आती जी है। प्रमोशन की वजह से अच्छी नींद कभी नहीं आएगी, या इंक्रीमेंट की वजह से, अगर आपने वसूलों पे कॉम्प्रोमाइज किया है तो। लेकिन वसूलों के ट्रू आधार सर। पर आपकी ग्रोथ हो रही है तो आप खुश भी होंगे। ये सस्टेनेबल भी है, क्योंकि आप हमेशा फिर उससे इंस्पायर होते रहेंगे। आप उससे काफी ज्यादा मोटिवेट होते रहेंगे कि अरे देखो, मैंने जो भी हासिल किया आज तक, अपने वसूलों को बिना कॉम्प्रोमाइज किए किया, वो अलग ही ग्रोथ है, वो अलग ही सक्सेस है। तो मेरा जो अपनी अपनी जो करियर जर्नी रही है, कहीं बड़ी रही है कहीं छोटी रही है, बट वसूलों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। बहुत ही इंस्पायरिंग है सर, और बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। आपने बताया सर अबाउट योर करियर जर्नी, अबाउट जहाँ हम्म, पे भी आप वर्क किए, जो भी एक्सपीरियंस रहा, जी एंड यू गाइडेड स्टूडेंट्स अबाउट दे हैव टू हैव डिफरेंट प्लान्स। प्लानिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक हम्म, कमिटमेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम्म, व्हेन आई वाज researching about you, sir, so I got to know about one book, sir, that you have written, हम्म, Plan C. And जी I believe, sir, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे और बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे, वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्लान ए एंड बी, जी एंड वी डू नॉट नो उस पे उनका क्या डेफिनेशन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, बट वी ऑलवेज लिसन वी हैव टू हैव प्लान बी, प्लान ए। बट द बुक जो बहुत ही, जो टाइटल है सर प्लान सी, वो बहुत ही जी एक्साइटेड करता है। और हम्म, आई वुड लव टू नो मोर अबाउट दिस बुक सर। सो राइट, अगर आप उस पर कुछ बताएं। जरूर। सो ये जो किताब है, ये मेरे पूरे, जिसे कहते हैं ना, जीवन काल का सार है। मतलब जो मेरा कार्यकाल जो का जीवन रहा, मतलब जो 27 साल मैंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनीज में काम किया, तो उसका सार है। प्लस फिर मैंने अपने पीएचडी भी की, क्योंकि मैं कुछ और करना चाहता था। जो मैं अभी तक जो बोल रहा था, मैं अपने जीवन में भी इसको मानता हूँ कि भाई आप यूनिक क्या है, आप क्या अलग कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई, while working why can't I do PhD? People said, oh, this is very very tough to do PhD while working. मतलब even if you are not working and full time scholar also, research scholar, you're not able to do it in a 6 to 8 years time frame. So what about you? बट वही है कि भाई जब ठान लिया तो मतलब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वो पीएचडी की और 2.5 साल में खत्म की, मतलब वाइल वर्किंग। सो ये बड़ा वंडरफुल इंटरेस्टिंग है। वंडरफुल सर। और अभी मैं दूसरी खत्म कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे ख्याल से दिसंबर में मेरी वाह दूसरी सर। खत्म हो जाएगी। वाह तो सर।
उसका भी सार, तो जो पीएचडी में मैंने रिसर्च की अलग अलग कंपनीज के बारे में, तो जो पीएचडी का मेरा जो सार था वो ये था कि जिन कंपनीज में जो लीडरशिप है, वो जो वैल्यूज है, जो भी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले मूल्य के बारे में, उसको रोल मॉडल करती है, मतलब उसको जो कहती है वही करती है, जो करती है वही कहती है, वॉक द टॉक जिसे हम कहते हैं, उन कंपनीज में जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा एंगेज होते रहते हैं। जिन कंपनीज का लीडर जो है वो रोल मॉडल होता है वैल्यूज का, उन कंपनीज जी में जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको देखते हुए दे फील मोर एंगेज, राइट? एंड because of their higher engagement level, their discretionary performance goes high. And because their discretionary performance goes high of all the employees, the performance of those organizations also goes high. So there is a linkage between role modeling of the values by the leaders on the employee engagement levels and further on the business performance. जिन कंपनीज में जो लीडरशिप है वो कंसिस्टेंटली अपने जो कोर वैल्यूज को रोल मॉडल कर रही है अपने आचरण में, अपने बिहेवियर में डेली, while reviewing the performance or while doing any kind of action in the entire organization. In those companies, the employees are highly engaged because they see their leaders walk the talk. And because of that engagement, higher engagement compared to an organization where the leadership are not walking the talk, these companies will have seen higher performance compared to those companies. So that means there is a significant linkage between role modeling of values by the leaders or senior management of an organization on the employee engagement leading to higher business performance. कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन क्या होता है जब आदमी दौड़ रहा होता है ना, तो वो यही देखता है कि भैया मैं फर्स्ट कैसे आऊं। वो ये नहीं देखता कि भैया हाँ मैंने लेन जो मेरी है उसी पे दौड़ रहा हूँ कि नहीं, मैं जितने भी रूल्स हैं गेम के वो फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है ना, एथिकल वे में नंबर वन आ रहा हूँ कि नहीं। और कई बार होता है कि नंबर वन आने के लिए मुझे बाकी जो जो लोग हैं उनको किस तरीके से मैं गिरा दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो सार निकल के आया है कि तीन तरह के माइंडसेट हैं इस पूरे ग्लोबल मैनेजमेंट में, और ये यूनिवर्सिटी में भी लागू होता है, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में लागू होता है, ये नहीं कि सिर्फ ये कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी में, जैसे यूनिवर्सिटी जहाँ भी प्रोफेशनल्स हैं जहाँ भी लोग हैं, जहाँ भी जी एक एक समुदाय है, मतलब एक आदमी से ज्यादा जहाँ है, ये चीज जी लागू हो जाती है, जी नेशन पे भी लागू होती है। ये तीन तरह का माइंडसेट है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। प्लान ए वो माइंडसेट है जो एक्शन है, ए स्टैंड फॉर एक्शन, कि भाई बढ़िया सा एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बिजनेस प्लान बनाएंगे, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो स्टार्टअप का हो, चाहे वो शॉप का हो, एक नेशन का हो, एक बड़े कॉर्पोरेट का हो, कॉन्ग्लोमरेट का हो, और उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, एक्शन कर देंगे, तो हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस साल दर साल मिलता रहेगा। जो रिसर्च निकल के आई है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, परफॉर्मेंस जो है इस अप्रोच से कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ये अप्रोच 95% जो सेटअप है उसमें फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये सबसे कन्वेंशनल सेटअप और माइंडसेट है। तो प्लान बी है, वो बी स्टैंड फॉर बैकअप, तो ये वो माइंडसेट है, और ये भी उसी प्रतिशत में आता है, 80 से 85% लोग प्लान बी वाले हैं और 95% प्लान ए वाले हैं। बी वाले ये बोलते हैं कि भाई अच्छा काम नहीं किया, मान लो प्लान ए स्ट्रैटेजी आपकी काम नहीं की, बिजनेस प्लान काम नहीं किया, मान लो प्लान ए फेल हुआ, तो प्लान बी तो काम आ जाए, और बैकअप उसको हम कहते हैं माइंडसेट को। इसका भी रिसर्च ये कहता है कि भाई कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं है, और कोविड ने सबको एक तरह से रियलिटी चेक दे दिया, जी और मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच फ्लाउंडर्ड और बंद हो गई वो प्लान ए प्लान बी वाली थी। प्लान सी वो कंपनीज हैं, और बहुत कम परसेंटेज है उसका, और मैंने तो सीईओज का सर्वे किया था, सीईओ का सर्वे किया था, और उसमें निकल के ये आया था कि भाई मैक्सिमम 5 से 6% ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट से पहले अपना कल्चर, सी स्टैंड फॉर कल्चर, वो सोचते हैं कि वो हम पहले डिफाइन करें कि हम किस तरीके का माहौल अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाना चाहते हैं, और माहौल कैसे बनेगा, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा माहौल बनेगा। हम वैसा मतलब बनेगा लीडरशिप, बिल्कुल लीडरशिप किसी भी, चाहे नेशन का हो, चाहे वो कॉर्पोरेट का हो, यूनिवर्सिटी का, जो उसके जो टॉप लोग हैं, जो 10-15 जो टॉप लोग हैं, वो कैसा व्यवहार करेंगे, उसी आधार पे माहौल बन जाता है, और उसी माहौल को फिर जो नीचे के लोग हैं वो फॉलो करते हैं, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का माहौल बन जाता है। सो ये कल्चर है। अब कल्चर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक टॉक्सिक होता है और एक प्रोडक्टिव होता है। टॉक्सिक कल्चर भी बन जाता है कि भले नहीं, मुझे जो है किसी भी तरीके से रिजल्ट आना है, ठीक है ना, तो जी मैं इंसान को इंसान नहीं समझूंगा, मैं तो उसको मशीन समझूंगा,
और उसको कितना आउटपुट दे रहा है, और अगर नहीं आउटपुट दे रहा है तो जैसे हम मशीन को तो नहीं करते हैं, लेकिन इंसान को जरूर हम निकाल देते हैं, मशीन को तो हम फिर भी ठोक पीट के रिनोवेट कर देते हैं। तो जी ये हुआ आपका प्लान सी। प्लान सी ऑलवेज हेल्प इन creating a sustainable organization. Plan C always create a sustainable performance. Plan C always create a very, I will say, deep-rooted organization. सर, रियली रियली गुड टू नो सर अबाउट इट। एंड आपने अभी जो चीजें बताई वो बहुत ही ज्यादा एक्साइट कर रही है। एंड आई हम्म, होप, आई बिलीव बुक पढ़ने पे तो गेट मोर वैल्यूज। सर, absolutely. वुड लाइक टू नो वेयर दिस बुक इज अवेलेबल। तो ये बुक जो है प्लान सी, मैंने लिंक भी भेज दिया है चैट में। जी तो प्लान सी अमेजन में अवेलेबल है। ये बेसिकली सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप अपना भी प्लान सी बना सकते हैं। तो जैसे जो ऑडियंस ये देख रही है, जो कि जॉब जी सीकर जी है, जो कि जी प्रोफेशनल्स हैं, तो अपना प्लान सी भी आप बना सकते हैं, और वो आपके वैल्यूज के आधार पे आपका कैरियर भी जो है सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ाएगा। ठीक है ना? तो जी और इसका फॉर्मूला भी मेरी किताब में है, एक चैप्टर इसमें दिया है कि आप एक अपना मैथमेटिकली भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि आप किस तरीके से अपने करियर में ग्रो करेंगे। तो उसका फॉर्मूला भी है, विच इज पीवी इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू वी। पीवी इज योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल वैल्यू, or professional value is a product of E for experience, which is always time, how much time you have as a student or as a professional you are. So जी E हो गया एक्सपीरियंस। ओके, मैं इसको टाइप भी कर देता हूँ अगर आपकी सहूलियत के लिए। जी पीवी इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई ई मल्टीप्लाई बाई एस मल्टीप्लाई बाई बी। सो ये इसको अगर आप ट्रैक करते रहेंगे अपने स्कोर को, तो आप अपने आप को बताते रहेंगे कि भाई मैं ग्रो कर रहा हूँ या मेरी सक्सेस जो प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर ये ग्रो नहीं हो रही है और कम हो रही है, तो इसका मतलब देन यू बाउंड टू हैव एक्सीडेंट। क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर ये फॉर्मूला लागू किया, और अपने जितने भी 27 साल में ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख एम्प्लॉयज के साथ मैंने काम किया, उसके रिसर्च के आधार पर भी ये फॉर्मूला तैयार हुआ। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ई में आप मैथमेटिकल वैल्यू डालेंगे आपका एक्सपीरियंस का। तो मान लो आपने कॉलेज किया है तो आपके 15 साल हो गए एज ए स्टूडेंट। ठीक है? अगर जी आप प्रोफेशनल हैं तो जितने साल का आपका एक्सपीरियंस है वो आप ई में डाल दें, तो ये जी न्यूमरिक आ गया यहाँ पे। दूसरा है वो ई है, वो एक्सपोजर है। अब उतने साल में जितने साल का भी आपका एक्सपीरियंस है, मान लो आप एक ही चीज करते रहे या आपने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें आपने अप्लाई की, बहुत सारी चीजें आपने एक्वायर की, वो आपका एक्सपोजर जो नंबर बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 1 साल में जो एक्सपीरियंस मेरा 1 साल का है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, बट आपने जी मैंने मैंने वहाँ 4 चीजें सीखी। कहने का मतलब मैंने एचआर भी सीखा, उसमें मैंने हायरिंग भी सीखी, मैंने फाइनेंस भी सीख लिया, मैंने थोड़ा सा सेल्स और मार्केटिंग के बारे, और इसमें इनिशिएटिव चाहिए। एक्सपोजर आपका बैठे बैठाए प्लेटर में नहीं आएगा, उसके लिए तो आपको एफर्ट एंड इनिशिएटिव करना है। जैसे मैंने पीएचडी कर ली, मैंने किताब लिख ली, ये मेरा एक्सपोजर है। जी करेक्ट? मैं ये भी लिख सकता था 27 साल इंटू 1, एक ही तरह का मैं काम करता रहा, तो 27 मेरी वैल्यू हो गई। 27 इंटू 1 एक्सपोजर एक ही है मेरा, तो वो एक ही तरह का काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा 10 साल का मान लो एक्सपीरियंस है, लेकिन हर साल मैं 3 चीजें नहीं सीखता हूँ। 10 इंटू 3 30, मेरा 30। सक्सेस वैल्यू जो है वो हाइयर है कंपेयर टू 27 साल के। सो मेरे सक्सेस रेट ज्यादा होंगे, मेरे प्रमोशन के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू पर्सन हु इज ओनली डूइंग वन काइंड ऑफ जॉब एंड वन वन काइंड काइंड ऑफ ऑफ जॉब। जॉब। सिंपल। जो तीसरी चीज है वो स्ट्रेंथ, एस जो है, कितने स्ट्रेंथ आपने जो अपने काम में, अपने जीवन में अप्लाई करने शुरू कर दिए। अपने स्ट्रेंथ पहले तो पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मेरे स्ट्रेंथ है, और उसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ हर साल। राइट? और वो भी अगेन आता है अपने ऊपर काम करने से। जी ठीक है? जैसे मान लो मेरी 2 स्ट्रेंथ है, मान लो मैं इनोवेटिव हूँ और मैं बहुत अच्छा नेगोशिएटर हूँ फॉर एग्जाम्पल, बट मैंने अपने आप को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है या मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो उसको मैं कैसे स्ट्रेंथ बनाऊँ, तो उस पर काम करना शुरू किया मैंने। मैं जी मंच पे जाके मैंने बोलना शुरू किया, मैंने अपने मतलब जो है ना स्टेज फियर को ओवरकम करना शुरू किया, और मेरी जो प्रेजेंटेशन स्किल है या कम्युनिकेशन स्किल, वो 1 साल की मेहनत के बाद ऐड हो गई मेरी स्ट्रेंथ में। तो मेरा जो ई जो एस है वो 2 से फिर 3 हो गया। ऐसे करके हर साल आप 1 या 2 स्ट्रेंथ अपने पर्सनैलिटी में, अपने अपने वर्किंग में ऐड कर सकते हैं। जितना आपका एस बढ़ेगा उतना ऑब्वियसली इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा, जो वैल्यू है। करेक्ट? और लास्ट जो आपका है वी है, वो वैल्यूज है, कि कितने कंसिस्टेंटली आप स्ट्रेंथ यूटिलाइज कर रहे हैं अपने काम में और अपने पर्सनल लाइफ में। अपने जो वैल्यूज हैं उसको आप अपने जीवन में कितना लागू कर रहे हैं कंसिस्टेंट।
चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, बुरे वक्त हो, अच्छा वक्त हो, मतलब आपकी ग्रोथ हो रही हो ना हो रही हो, आप वो वैल्यूज को नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। अब वो आपको आइडेंटिफाई करने के आपके कौन कौन से वैल्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे वैल्यूज क्या हो सकते हैं, मेरा वैल्यूज है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है ना, हार्ड वर्क, पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट। तो ये मेरे वैल्यूज हैं। अब उसमें मैं नया क्या ऐड कर रहा हूँ कि भाई हाँ, मेरा एक और वैल्यूज है कि मैं लर्निंग इज माई वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, सो आई एम डूइंग माई सेकंड PhD, आई एम डूइंग सो मेनी पॉडकास्ट, आई एम writing, I'm going in various seminars as a speaker. Now that is my not only my strength, also it is now becoming my value because learning is my value, for example. सो ये अगर आप दोनों इनमें आप स्कोर डालना शुरू कर दें, कितना एक्सपीरियंस है, वो तो एक्सपीरियंस तो हर साल ऐड होता रहेगा। आपको पहला ये तो लिंक टू टाइम है। जी। दूसरा ये आपका एफर्ट है कि क्या क्या नया सीख रहे हो आप उस टाइम में, इज योर एक्सपोजर। तीसरा है स्ट्रेंथ। इतनी अभी मैंने एग्जांपल बताया कि हर साल आप एक या दो स्ट्रेंथ क्या ऐड कर रहे हो अपने अपने मतलब काम करने के तरीके में या अपने व्यवहार में, पर्सनालिटी में। और व्यू है आपके वैल्यूज। अब अगर इनको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका पीवी निकल आएगा आज का। आज आपका क्या है, ईमानदारी से आप अपना पीवी निकालें और हर 3 महीने में आप उसको ट्रैक करें कि भाई इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या अभी भी वही सेम पीवी है जो 3 महीने पहले था। 6 महीने बाद कितना हुआ, 9 महीने बाद, तो एटलीस्ट 4 रिव्यू तो एटलीस्ट आप करें अपने पीवी का हर साल। और अगर ये स्कोर बढ़ रहा है इसका, मैं मतलब आई कैन साइन एंड मतलब गिव यू इन राइटिंग दैट 100% और नॉट इवन 200% यू विल अचीव योर गोल्स, योर ड्रीम्स, योर सक्सेस, एवरीथिंग। 100% देखिए चलिए आप। It's really, really great to know, sir. And I believe our viewers, including me, we all are going to calculate our PV and definitely it will help us to improve. एंड सर आपने जो अभी ये पीवी बताया और जो भी चीजें बताई, आई बिलीव ये सारे ग्लिम्सेस ही हैं इस बुक के। एंड बाय रीडिंग द बुक वी मे गेट मोर आइडिया, बेटर क्लैरिटी एंड मोर वैल्यूज व्हिच वी कैन अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट। सो व्यूअर्स, एब्सोल्युटली। इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, लिंक इज अवेलेबल ऑलरेडी। सर हैज शेयर्ड, सर ने शेयर किया है। आप उस लिंक को रिफर करके या अमेजोन से यू कैन बाय। एंड आई वुड लाइक टू शेयर सर, आई बाय दिस बुक, आई रीड इट फॉर श्योर एंड आई होप व्यूअर्स आप विल टू। स्टूडेंट्स को भी दें, लाइब्रेरी में भी रखें। आई विल बी वेरी हैप्पी। और कभी मौका लगा, आप बुलाएं तो मैं आके यूनिवर्सिटी में भी जरूर एक सेशन लूंगा, गेस्ट लेक्चर जो भी कहते हैं Surely, इसको। surely, sir. Surely, we would बी love to ग्लैड टू have डू it. दैट। यस। Surely, surely, sir. We'll definitely plan for this और अपना as per फीडबैक your. दें, अपना फीडबैक भी दें इसको पढ़ने के बाद कि आपको कैसी लगी है और इसको आप कहाँ कहाँ लागू कर रहे हैं। आई विल बी जी, वेरी वेरी हैप्पी कि भाई मेरा कुछ जो एक्सपीरियंस का जो यात्रा रही उससे 1% जो है किसी के मतलब यात्रा में बढ़ोतरी हुई है, उसके जो गोल है, उसके जो ड्रीम्स हैं उसको अचीव करने में उसको मदद मिली इस किताब के द्वारा, तो मैं सोचूंगा कि मेरी मेहनत साकार हुई। no, surely, sir. And so, sir, as you said about life change होगा, values आएगी and all, you have already changed many lives. जिनको आपने बहुतों को हायर किया होगा, mentoring किया है, कोचिंग दिया है। So मैंने आपके काफी सारे पॉडकास्ट एंड ऑल देखे हुए हैं सर। So जी got to know about this all. So again, when it comes to fresher GT या MT पे जो ज्वाइन करते हैं सर, नो डाउट दे ज्वाइन बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स जो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए उस कंपनी को डिजायर्ड है, वो शो करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं एंड सिलेक्शन पैरामीटर पे क्लियर करके दे ज्वाइन इंडस्ट्री और इन ऑर्गेनाइजेशन। बट जी आफ्टर ज्वाइनिंग कुछ टाइम होता है सर, उसके बाद कुछ अच्छे कैंडिडेट्स भी होते हैं, उनके बैक ऑफ द माइंड ये आता है, एम आई फिट फॉर दिस जॉब और नॉट। कभी वर्क लाइफ बैलेंस को लेके होता है, कभी कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। सो आपसे जानना चाहेंगे सर, यूजुअली कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं या चैलेंजेस होते हैं ड्यू टू विच दे थिंक एम आई फिट फॉर दिस जॉब और नॉट, और क्विट करते हैं या थोड़ा जिनको मिस करते हैं। नहीं, ये दिस इज वेरी इंडिविजुअल। ये जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है और डिफरेंट भी रहता है। लेकिन कुछ चीजें यूनिवर्सल होती हैं। अब जैसे मैं कल्चर की जो बात कर रहा था, अब जी, माहौल कैसा है काम करने का, क्या मैं वहाँ सीख रहा हूँ, क्या वहाँ पर मेरा रिस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं, क्या वहाँ पर मुझे जो है मेरी अपनी बात कहने के लिए मौका मिलता है कि नहीं, क्या मुझे जो बड़े या जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है कि नहीं, क्या मेरा जो लीडरशिप है, मेरा जो मैनेजर है वो मेरे साथ समय काम के अलावा और चीज़ों में स्पेंड करता है कि नहीं, वो मेरे लिए एज ए कोच, एज ए मेंटोर बन पाता है कि नहीं। ये चीज़ें यूनिवर्सल हैं। ये कहीं भी जो है किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, उसको हमेशा जोड़ के रखता है।
ठीक है ना। जी दो ही तरीके से रीजन होते हैं, एक तो पुल होता है, एक पुश होता है। या तो जो दूसरी कंपनी है वो आपको ज्यादा अच्छे जो कहते हैं ना माहौल और सुविधाएं दे रही है, तो वो पुल की वजह से आदमी छोड़ के जाता है। और दूसरा होता है पुश, कि यहाँ का माहौल इतना खराब है कि वो आदमी बोलता है यार मैं रोज अपना बीपी बढ़ाने से बेटर है कि मैं यहाँ से जाऊँ और ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पर एटलीस्ट मेरा रिस्पेक्ट हो, मेरे काम की वैल्यू की जाए, और उस काम के आधार पे मेरा जो है आकलन किया जाए, और उसके आधार पे मेरी ग्रोथ हो। ठीक है ना, ये तो बेसिक है। ठीक है ना। तो जी अल्टीमेटली फिर वही प्लान सी वाली बात आ जाती है कि भाई अगर कंपनी प्लान सी वाली है तो वहां पे आदमी रुकेगा ही रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि वहां पे उसको वो सारी चीजें मिल रही हैं जो उसको इंस्पायर करती हैं। उसको रोज आने का एक्साइटमेंट रहता है काम में कि अरे आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मेरे मेरे मैनेजर से जो है कुछ नया सीखने को मिलेगा। उनके साथ जब मैं टाइम स्पेंड करता हूँ 10 घंटे पता ही नहीं चलता। इतनी खुशी होती है उनके साथ काम करने में, क्योंकि मुझे वो हमेशा इंकरेज करते हैं, मुझे हमेशा जो है वो बढ़ावा देते हैं। अब उसके बनिस्बत जो है मैनेजर जो है वो मतलब जो है इनसिक्योर मैनेजर हो, वो हर चीज में नुक्ताचीनी करता रहे, अपना काम छोड़ के उसके काम के ऊपर पूरा माइक्रो मैनेज करना शुरू कर दे। ठीक जी है ना। हर चीज में टोके, कौन जाना चाहेगा? वो बोले यार मतलब हर हफ्ते में एक दिन वो सिक लीव ले लेगा, क्योंकि उसको जाने की मन ही नहीं कर रहा है, मजबूरी है, नौकरी है, ईएमआई चल रही है, बाकी सारी और जी मजबूरियां हैं, तो ठीक है। और वो पहले जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी चला जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो वहां नहीं है, फिजिकली वहां है। तो अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल अटेंडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल अटेंडेंस। और वही हम मिस कर देते हैं। प्लान ए और प्लान बी वाले जो कल्चर है उसमें सिर्फ मोस्टली आपकी फिजिकल अटेंडेंस हो रही है, कि हाँ हमारे कितने एम्प्लॉय जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया है। कोई छोड़ के क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हाँ मजबूरी मजबूरी है जी। तो मजबूरी रीजन नहीं होना चाहिए छोड़ के ना जाने का। छोड़ के जाए तो और भी बेटर जगह जाए, और भी अच्छी जगह जाए, तो तब खुशी होती है। जी वो एक कल्चर है जो उनको मिलना चाहिए सर, जो उनको बांध के अल्टीमेटली रखे। आपने अल्टीमेटली आपने हाँ अल्टीमेटली वही आ गया फिर से, फिर के बाद वही आ जाती है कि अच्छा भाई जो इकोसिस्टम है, जो माहौल है, वो इंस्पायरिंग है या परस्पायरिंग है। वहां पसीने जी आ रहे हैं लोगों को या वो इंस्पायर जी हो जी रहे जी हैं, जी वो इंपॉर्टेंट चीज है। और वो आपका मैनेजर, आपका जो सीनियर मैनेजमेंट है, वो जैसा बिहेव करेगा वैसे ही नीचे लोग बिहेव करेंगे। ठीक है ना। अगर आप वो देखेगा अच्छा यहाँ तो काम की रिस्पेक्ट हो रही है, तो मुझे भी जो है काम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे मैं कुछ और सोचता हूँ, तो मैं भी फिर उसी हिसाब से ढल जाऊंगा। लेकिन ऊपर देखेगा अच्छा यहाँ ऊपर तो सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से ही आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है भैया, मेरे को जब तक यहाँ जी रहना मैं अच्छी तरह से पॉलिटिक्स करता हूँ, काम गया मतलब सेकेंडरी में। तो अल्टीमेटली ये इसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों को पता नहीं चलता। इट्स लाइक अ टर्माइट। A toxic culture is like a termite which is eating the entire system in a manner that looks from outside is very good. The day even a small challenge comes, it will just collapse. ठीक है ना। जी While what you call a strong culture is like a जिसे कहते हैं 1000 years old building। ये उतने थपेड़े मिले, तूफान आया, आंधी आया, कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ता। So that is the power जी of focus on culture, focus on values, focus on role modeling of the right behavior by the senior management team or the people who are most influential, चाहे वो नेशन में हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन पे हो सर। ऑर्गेनाइजेशन में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, किसी भी स्टार्टअप में हो, किसी भी एंटरप्राइज में हो, जी सब पे लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड इनिशियली आपने जो बताया सर, व्हेन इट कम्स टू कैंडिडेट जो किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए एंड सीखने को रेडी रहे। आपने जो बोला कि स्किल्स बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं, बट वो स्टूडेंट फॉर विल लाइफ पावर। एटीट्यूड लेनी चाहिए, स्टूडेंट फॉर लाइफ। ये जी एटीट्यूड लेके ही आप सर्वाइव भी कर सकते हैं, थ्राइव भी कर सकते हैं और स्ट्राइव भी कर सकते हैं। जी सो लेकिन जिस दिन व्यूअर्स आप ये प्लीज। सोच लोगे कि मुझे तो सब मालूम है, मैं तो मतलब ज्ञान का भंडार हूँ और मतलब गॉड गिफ्ट टू मैनकाइंड हूँ, उस दिन जी आपका फॉल शुरू हो गया, उस दिन से। सो सर वी मे से टू आवर व्यूअर्स, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लाइव एग्जांपल सर हमारे पास है, और भी लोग हैं जिनको आप रोल मॉडल मानते होंगे या समझते होंगे, तो ये बस देखने को नहीं है, दिस इज समथिंग जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि आप फ्यूचर के लीडर होंगे। बिल्कुल। सर व्हाट क्वालिटीज यूजुअली, या फिर हम कैसा प्लान करते हैं, इनिशियल एंट्री लेवल पे लोगों को हायर करते हैं, फिर उनको एक टाइम के बाद आफ्टर लाइक 5 years 10 years एंड ऑल पे भी वो नेक्स्ट पोजीशन पे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ प्लान्स होते हैं सर कंपनी, या फिर ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वुड लाइक टू नो। देखिए हर कंपनी में जो एचआर है, जो लीडरशिप है, वो कैरियर प्लानिंग
कैरियर जैसे लैडर, ये सारी चीजें बनाती है एज ए पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क। बट ये सारी चीजें एकेडमिक हैं। ये वास्तविकता में तब लागू होती है जब ये दो तरफा हो रही हो। पहली चीज, कंपनी ग्रो करनी चाहिए, तब वहां रोल्स बनेंगे। कंपनी ग्रो ही नहीं करेगी तो कैरियर ग्राफ बना के करना क्या, क्योंकि जो ऊपर वाला ही नहीं ऊपर आगे जाएगा तो नीचे वाला जी कहाँ से जाएगा। ये तो फूड चेन की तरह है ना। जी तो अल्टीमेटली एकेडमिक है ये सारा। तो ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज वेरी क्रिटिकल फॉर कैरियर प्लान एंड कैरियर व्हाट यू कॉल पॉलिसी टू गेट इम्प्लीमेंटेड और एग्जीक्यूटेड। दूसरा है जो एम्प्लॉई है, उसका पीवी क्या है। अगर उसका पीवी स्टैटिक है जब वो ज्वाइन किया था और आज भी, तो चाहे उसकी कैरियर ग्राफ बना लो, कैरियर प्लानिंग बना लो, 3 साल बाद आप यहाँ कुछ भी उसमें जाएंगे, होगा। 4 साल बाद आप वहां जाएंगे, 6 साल बाद वहां, कुछ नहीं जी होने वाला। क्योंकि नीचे वाला भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि उसका पीवी इंप्रूव हो रहा है, बिकॉज उसने अपना एक्सपोजर इंप्रूव किया, उसने अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव की, उसने अपने जी वैल्यूज को मतलब रोल मॉडल किया। वो अपने आप जो उसकी ग्राफ फास्ट ट्रैक हो जाता है। वेर एज पीपल वो बिलीव कि हाँ सर मेरे तो 10 साल हो गए, अब तो मुझे प्रमोशन मिल जाना चाहिए, मैं इस रोल में 5 साल से काम कर रहा हूँ, मैं इस रोल में 3 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो प्रमोशन मिल। देर इज नो राइट फॉर गेटिंग एनी प्रमोशन टिल योर पीवी इज इम्प्रूविंग। People were not aware about PV, but from अब today बिल्कुल onwards, people will say that I know about my PV. And I can tell you, I've seen people, and this has also come during my discussion with managers and freshers also, कि जी सर उसकी ग्रोथ हो गई सर, वो तो मेरे से पीछे आया था और बिल्कुल बिल्कुल मेरे सर। को तो आपने प्रमोशन ही नहीं दी सर। जी मैंने बोला ये देखो, मैंने उनको कैलकुलेट करवाया उनका पीवी, उनके सामने बैठा के। वो तब तक मालूम ही नहीं था कि क्या होता है। मैंने बोला आप बताइए, आपने क्या नया नया चीजें अपने एरिया में लागू किया, इतने साल से आप बोल रहे हो कि 5 साल से एक ही जगह पे काम कर रहे हो, क्या किया आपने। फिर मैंने उसका बताया कि भाई उसको देखो, आपने उसने ये चीजें की जी कम समय में, उसका इनिशिएटिव देखिए आप, उसका जी एफर्ट दीजिए, देखिए आप, उसका आप जो 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 हंगर है लर्न करने का, वो देखिए आप, उसकी भूख देखिए, आपकी भूख देखिए। तो अगर आप अब कंपेयर करो तो देन ही वाज सेटिस्फाइड, हाँ सर यू आर राइट, he is more what you call qualified for getting a higher role compared to me, because in a higher role you have to have additional responsibility, same responsibility के साथ रीडेजिग्नेशन नहीं करना है। ठीक है, आप मैनेजर जी थे, सीनियर मैनेजर बना दिए, लेकिन काम तो वही कर रहे हो आप। पर उसको जनरल मैनेजर बना दिए, फिर वही काम कर रहे हो, तो फिर तो मजाक हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो रीडेजिग्नेशन और प्रमोशन में फर्क है। जी ठीक है। और प्रमोशन या ग्रोथ कहीं भी, आप स्टूडेंट लाइफ में देख लीजिए ना, वही आदमी ज्यादा स्कोर करता है जिसने एडिशनल नोट्स बनाए हैं, बनना उसने है। लाइब्रेरी में जाके बैठ के अलग अलग रेफरेंस बुक्स को रेफर किया है, और उसने फिर वो आंसर को अपने जब एग्जाम्स हुए उसमें डाले हैं, उसको स्कोर ज्यादा जी देगा कोई भी एग्जामिनर कंपेयर टू somebody who's only read one book and only referring to one kind of a you can say data point। तो ये हर जगह और लागू एनी हो रहा है, एनी नोट्स। ये हर जी जगह लागू हो रहा है। तो जी हम लोग फिर वो सडनली मतलब बहुत मतलब इंटेलिजेंट बनने लगते हैं कि अरे सर ऐसे कैसे, मैं तो 5 साल से एक ही जगह पे हूँ, मुझे तो मिल जानी चाहिए। क्यों मिल जानी चाहिए? दिस इज नॉट अ व्हाट यू कॉल योर राइट, यू हैव टू अर्न इट, यू कैन नॉट डिमांड इट, जी कैन ओनली कमांड इट। इट्स लाइक रिस्पेक्ट, प्रमोशन इज लाइक रिस्पेक्ट, you can बिल्कुल only बिल्कुल earn सर। it, you can only command it, you cannot demand By putting our sincere efforts that is desired, then only it will be possible to it। justify। Focus on your PV, जी improve it and so grow। it is applicable for professionals, for the beginners। So sir has shared formula already, sir ने explain भी किया था। So it's really good to work and explore and experience the power of this PVB में से for the professional Absolutely, as well as personal success। absolutely, absolutely। So sir, we all have experience जो अपना कोविड का सिनारियो आया था। सो कोविड का आया सर, देन जो वर्चुअल सिनारियो आया, वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल चीजें इंट्रोड्यूस हुई, सोशल मीडिया का यूज और इम्पोर्टेंस, ये प्लेटफॉर्म्स बढ़े। सो एट दिस मोमेंट स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एंड कुछ प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी है सर। सो वुड लाइक टू नो नेटवर्किंग का आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंस है, या हाउ इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप और टू बी एसोसिएटेड विद द पीपल हु आर सेवी ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। देखिए, नेटवर्किंग तो अपने आप में कॉम्पिटेंस है, और ये भी आपके जो इनिशिएटिव जो हम बोल रहे हैं ना, एडिशनल क्या कर रहे हो आप, नेटवर्किंग जी को ग्रो करना एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट
for two reasons. One, you reach out to the larger target audience whom you would like to present yourself as a candidature in future or in present. ठीक है ना? तो वो नेटवर्क हमेशा आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वैसे टूल बन जाता है, लेकिन वो थोड़ा फोकस लेना होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब भाई अच्छा आपके कितने फॉलोअर हैं या आपने कितने लोगों को रीच आउट किया तो 1000, लेकिन 1000 में रेलिवेंट कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल आप एक मान लो आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आप हर जगह अपना मतलब नेटवर्क नहीं बनाएंगे, आप बड़े फोकस वे में नेटवर्क अपना बनाएंगे कि भाई इंजीनियरिंग जो डोमेन है उस तरह की कंपनीज को मैं रीच आउट कर रहा हूँ कि नहीं, जो जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उन कंपनीज के उनको मैं रीच आउट कर रहा हूँ कि नहीं, वहाँ के जो HR है उनको मैं रीच आउट कर रहा हूँ कि नहीं, उनका जो वेबसाइट है, उनका जो कैरियर पेज है वहाँ पे मैं अपना CV पोस्ट कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है ना? और जो भी रेलिवेंट जो ग्रुप्स हैं, नेटवर्किंग साइट्स जैसे लिंक्डइन है या आपके और जो प्रोफेशनल साइट्स हैं, इंडीड है और भी है, तो वहां पे आप जो है कौन से रेलिवेंट ग्रुप का मेंबर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई इंजीनियरिंग ग्रुप है या कोई जैसे कहते हैं ना क्रिएटिव ग्रुप है, तो अल्टीमेटली उसमें क्या होता है कि योर विजिबिलिटी इंक्रीज एंड योर चांसेस, इट्स अगेन पार्ट ऑफ योर एक्सपोजर, जो हम बात कर रहे थे ना, तो वो बहुत अच्छी चीज है कि आप नेटवर्किंग जितना आप बढ़ाएंगे आपको सीखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, आप जो है विजिबल रहेंगे उस नेटवर्क में, और कभी भी आप रीच आउट करेंगे तो ही कैन कनेक्ट हो, अच्छा आप उस ग्रुप में थे और मैं आपको जानता हूँ बिकॉज वी वर शेयरिंग सम व्यूज और पर्सपेक्टिव्स और नॉलेज और सम केस स्टडीज बीइंग पार्ट ऑफ दैट ग्रुप और बीइंग पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क, सो दैट गिव्स यू एडिशनल एज। ये वही वाली बात है, जितना गुड़ उतना मीठा। तो जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं नेटवर्क और रेलिवेंट नेटवर्क की बात कर रहा हूं मैं, उतना ही आपको आने वाले टाइम में थोड़ा एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज टुडे इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यूर नेटवर्क एंड हाउ वेल यू आर प्रेजेंट इन द सोशल मीडिया। टुडे मोस्टली इट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, राइट? उसके साइड इफेक्ट्स हैं, बट जो पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि योर रीच आउट टू द रेलिवेंट ग्रुप इज फास्टर। जो कंपेयर पहले आप लोग फोन डायरेक्टरी से आप रीच आउट करते थे या ईमेल से करते थे, आजकल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत इफेक्टिवली बहुत जल्दी आप पहुंच जाते हैं। तो इट इज अ गुड, आई विल से, competence to have. It's a good, I will say, advantage to have, but it needs to be done in a focused manner, not just anybody. You are just reaching out for building your network. Yes, sir. तो सर वी में से फोकस्ड होना चाहिए और नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, बट एक राइट इंटेंट के साथ अपना पर्टिकुलर फील्ड जिस पे आप हैं, जिस पे आप जाना चाहते हैं, इट्स गुड टू बी एसोसिएटेड विद दैट पीपल इंस्टेड ऑफ रैंडम आप करेक्ट किए जा रहे हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट। सो सर, इन एडिशन टू दिस क्वेश्चन, द लास्ट वन आई एम आस्किंग, जो स्पेशली फ्रेशर्स होते हैं सर, हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड ऑल, उनके लिए जब जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं, सो इंटर्नशिप एज वेल एज रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस का कितना वेटेज होता है? लाइक एज अ रिक्रूटर आप इन चीजों पे कितना फोकस करते हैं, इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट्स एज वेल? बहुत बहुत ज्यादा, आपके एकेडमिक अचीवमेंट से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स या कोई भी आप जो एडिशनल यू कैन से इंडस्ट्री एंगेजमेंट कर रहे हैं या वोकेशनल एंगेजमेंट कर रहे हैं, वो आपकी नॉलेज की एप्लीकेशन है। वहाँ आपकी नॉलेज अप्लाई हो रही है, इंटर्नशिप में आपकी नॉलेज अप्लाई हो रही है, प्रोजेक्ट्स में आपकी नॉलेज अप्लाई हो रही है, किसी भी तरह की जो इंडस्ट्री एंगेजमेंट है या वोकेशनल एंगेजमेंट्स हैं, वहाँ आपकी, चाहे वो 5 दिन का कोर्स कर रहे हो या सर्टिफिकेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ आप एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और आज की डेट में मेरा हमेशा मानना है कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड अगर आपकी नॉलेज है तो आपका बहुत बड़ा प्लस है, वो आपका एक्स फैक्टर है, XYZ, whatever factor you can call it, but it is a very important factor of you getting better chances to get selected, because in the interaction with the hiring manager or HR or anybody in the interview, you need to always highlight the application of your knowledge, even if you are a fresher. But in the project which you have done, in the assignment you have done, in the dissertation you have done, in the internship you have done, what part of your knowledge which you acquired through your entire syllabus or your course you able to do while doing all these 3-4 things? That basically suggests कि भाई आपका जो अप्रोच है एप्लीकेशन का, वो कितना मेच्योर है। Even if it is not mature, even there is a sincere effort is visible there. I think that is big enough kind of a
quality for the hiring manager to look at especially the freshers I'm talking about. Even in the experience also, we always look at application. We don't look at, okay, how much experience he has or how much. We mostly focus on exposure. So application always improve your exposure. Knowledge always improve your experience, in my view. Great to know, sir. So we may say internship as well as relevant certifications बहुत ही अच्छा टूल है for freshers Absolutely. to यही आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी बन जाता है. जी, through which they may present their candidature in a better manner और सिलेक्शन के चांसेस थोड़े हाई होंगे. बहुत हाई हो जाता है. सो सर, हर एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा उसके जो आंसर मिले वो बहुत सारे दूसरे भी जो क्वेश्चंस थे जो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किया था टू आस्क यू, एंड कुछ अपने भी क्वेश्चंस थे. एक रिटेंशन का प्रॉब्लम फेस करते हैं सर बहुत सारे रिक्रूटर्स, एंड व्हेन इट कम्स टू टीपीओ पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्शन तो हो जाते हैं काफी के, बट व्हेन इट कम्स टू रीलोकेशन तो रीलोकेट होने में थोड़ा हेजिटेट होते हैं. सबको रहता है कि नियर बाय होम टाउन पे मिल जाए या फिर अपने स्टेट पे ही मिल जाए. तो इसको एड्रेस कैसे करें सर? वुड लाइक योर गाइडेंस. फिर इंडिविजुअल चॉइस पे आ जाती है बात कि देखिए, अगर आप कंफर्ट और कन्वीनियंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी. ठीक है, तो अब दो चीजें हैं. आप नई चीजें तो वही एक्सपीरियंस एक ही जगह रह के हो सकता है. अभी जैसे अगर मैं अपने 27 साल का देखूं तो मेरी करियर शुरू हुआ रेणुकूट हिंडाल्को में, फिर मैं फिलिप्स मोहाली में, बॉम्बे में, फिर मैं जकार्ता इंडोनेशिया में, फिर पेप्सिको मतलब इंडोरामा जकार्ता में था, वो इंडोनेशिया मतलब एज एन एक्सपैट रहा. फिर आ गया पेप्सिको में चेन्नई में, मैं साउथ देखता था, सारा साउथ रीजन. फिर मैं गुड़गांव हेड ऑफिस में आया. फिर मैं बॉम्बे चला गया शॉवालिस में, एबीडी. उसके बाद मैं दुबई हिमालय, फिर अहमदाबाद कैडिला फार्मास्यूटिकल, फिर अपना जिंदल शरीद ओमान. तो अगर आप देखें, मैं भी तो आराम से अपने जो नेटिव प्लेस में रह सकता था, चाहे चंडीगढ़ हो या गुड़गांव हो, दिल्ली हो, बॉम्बे, जहाँ भी एक जगह, और 27 साल निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. वहीं कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है. पॉइंट ये है कि जब आप इस तरीके का एक्सपोजर लेते हैं, आपकी अडेप्टेबिलिटी जो क्वालिटी है वो अपने आप बढ़ती है, क्योंकि आपने हर जगह नए इंडस्ट्री, नए लोग, नए ज्योग्राफी वहाँ पे जाके काम किया, तो आप अपने आप को जो है बहुत अलग तरीके से तैयार करते हैं. और वो आप किसी भी कोर्स, डिग्री, पीएचडी कुछ भी करने वो नहीं आएगी. अडेप्टेबिलिटी तो लाइक ए स्विमिंग की कोई मैनुअल नहीं है. स्विमिंग का कोई पीएचडी नहीं है. आप जब तक पानी में नहीं उतरेंगे, पानी नहीं गल्प करेंगे, डूबने का वो जो एक डर होता है उसको जीतेंगे नहीं, तब तक आपने तैरना सीखना नहीं है. और किनारे में खड़े होकर तो कोई सीख नहीं सकता दूसरे को देख के. आपको सीखना है तो आपने पानी में उतरना है. तो ये वो आपकी चॉइस है, एंड योर चॉइस डिसाइड योर डेस्टिनेशन. बिल्कुल सर, आपने जो बोला लाइक एडॉप्टेबिलिटी, एंड आपको जो आपने सर का आंसर सुना, व्यूअर्स अगर आपको रिलोकेट होने पे कहीं पे भी हेजिटेट होते हैं, सो आई होप आप आज के बाद सेशन के बाद ये नहीं होना चाहिए, एंड एक्चुअल लर्निंग जो है आपको अनकंफर्टेबल जोन पे ही मिलेगी. बिल्कुल. और आप मतलब आप कन्वीनियंस चूज करते हैं तो आप एक्सपोजर में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. जी, आपका एक्सपीरियंस रहेगा लेकिन एक्सपोजर उतना नहीं रहेगा जितना वो आदमी का जो अलग अलग जगह, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग ज्योग्राफी, अलग अलग कल्चर, अलग अलग एनवायरमेंट में काम कर चुका हो. जी, तो वही वाली बात है ना कि भाई अगर मैं एक ही मौसम में रहूंगा तो मेरी बॉडी की इम्यूनिटी तो सिर्फ गर्मी सहने या सर्दी सहने की होगी. लेकिन जैसे मैं सारे मौसम के हिसाब से अपने शरीर को तैयार करूंगा तो मैं हमेशा स्वस्थ हूँ. लेकिन गर्मी वाला जैसे सर्दी एरिया में जाएगा वो बीमार पड़ जाएगा, और सर्दी वाला अगर गर्मी वाले एरिया में चला गया वहां बीमार पड़ जाएगा. तो वो आपकी चॉइस है. सो एडॉप्टेबिलिटी इज अ की सर. 100%. सर बहुत ही मजा आया सर ये सेशन में आपके साथ, एंड द काइंड ऑफ इनसाइट्स दैट यू शेयर्ड दैट विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स टू फ्रेशर्स जो जॉब के लिए रेडी हो रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं. सो हर एक आंसर आपका अपने आप में एक वो बुक था सर, वी में से, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प टू यंग माइंड्स कि वो चैलेंजेस जो फेस करते हैं, जो हर्डल्स अपीयर होते हैं उनके सामने, उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे आंसर मिले, एक इंस्पिरेशन मिला, एक मोटिवेशन मिला, एंड ऑल्सो आपकी जो बुक है सर, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर दैट एज वेल. सो दैट प्लान सी all should read, and that will definitely give you key insights to change the life and to get values. So sir, recognizing and respecting your busy schedule, so we'll conclude here.
and would like to express our sincere thanks to you through this Up to Skills platform, जिसने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है for students, for professionals, and really thankful to you, sir, for your time and knowledge, experience जो आपने share किया. And message to viewers, if you like this show, this program, please like this, subscribe it, and share with the other young students, young fellows, your professionals, your colleagues, so that they'll also get idea. And if you want to see any particular industry eminent or people as a host, as a speaker, you may also mention in the platform. And TPO who would like to host this program in upcoming time, you may go to the Up to Skills platform or their site, and you can register and team will connect to you. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you so much for joining. Thank you.